ये कहानी शुरू होती है इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव से। वक्त है 1943 का। इंडोनेशिया में इस वक्त 3 नेशंस के लोग रहते हैं, इंडोनेशियंस, डच और जापानीज। जापानीज इंडोनेशियन और डच लोगों पे बहुत जुल्म करते थे, इसीलिए ये दोनों नेशंस जापानीज को पसंद नहीं करती थी, ना ही उनके साथ घुल मिल के रहती थी। लेकिन आपस में ये लोग बहुत प्यार से रहते थे। पता चला है कि इंडोनेशिया के इस छोटे से गांव में कुछ जापानीज सोल्जर्स ने इंडोनेशियन और डच लोगों को कैद करके रखा था, जिनको यहाँ से बचाने आती है एक डच लड़की इवाना। वो अपनी होशियारी से यहाँ से सबको छुड़वाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत के आखिर में वो खुद ही जापानीज सोल्जर्स के हाथों पकड़ी जाती है। उसे ऑफिसर के पास लाया जाता है, जो कि इवाना का ही दोस्त था। इवाना को लगा कि ऑफिसर उसकी मदद करेगा, लेकिन ऑफिसर उसका गला दबाकर उसे मारने वाला था। जो देख एक इंडोनेशियन लड़का यहाँ इवाना की मदद करने के लिए आता है और ऑफिसर के सर पे एक बड़े से पत्थर से वार करके उसे बचाकर यहाँ से ले जाने लगता है। ये लड़का भी इवाना का ही दोस्त था और जापानीज सोल्जर की कैद में था। अभी इवाना की वजह से ही छूटा था। ये दोनों यहाँ से भाग रहे थे कि पीछे से वो सोल्जर उठकर इन दोनों की तरफ एक गोली चला देता है और ये सीन यहीं से कट होकर 1993 का वक्त दिखाया जाता है। एक बस के अंदर हम एम्बर नामी एक लड़की और उसके भाई को देखते हैं। पता चला है कि उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और उसी एक्सीडेंट की वजह से वो भी अब ठीक तरह से देख नहीं पाती। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, इसीलिए एम्बर का भाई हमेशा उसका ख्याल रखने के लिए, उसको गाइड करने के लिए उसके साथ रहता है। कुछ ही देर में एम्बर अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है। ये उसके दोस्त एगस का घर था, जिसे देखने पे पता चलता है कि ये तो वही बिल्डिंग है जहां आज से कई साल पहले जापानीज लोगों ने इंडोनेशियन लोगों को कैद करके रखा था। एगस एम्बर और उसके भाई को घर के अंदर ले जाता है, अपनी फैमिली से मिल पाता है, जो सभी एम्बर और उसके भाई से मिलकर बहुत खुश थे। कुछ ही देर बाद एम्बर का भाई एगस के ग्रैंडपा के साथ गेम खेलने लग जाता है और खेलते खेलते उनकी डिस्क यहाँ करीब ही एक छोटे से घर की खिड़की के अंदर गिर जाती है। ये लोग उसे लेने के लिए उस घर में जाते हैं। एम्बर भी वहाँ जाती है। घर बहुत पुराना था। जब एम्बर आगे जा रही थी तो अचानक ही फ्लोर की लकड़ियाँ टूट जाती हैं और एम्बर बेसमेंट में जाकर गिरती है। उसकी मदद करने को फौरन उसके भाई और उसका दूसरा साथी यहाँ आते हैं और उन्हें ये जगह काफी इंटरेस्टिंग लगती है। इधर से ही उन्हें एक अजीब सा बॉक्स मिलता है, जिसे लेकर वो अपने घर आ जाते हैं। उन्होंने एक स्टैचू भी देखा था जिसका सर नहीं था। घर आने पर जब ये बॉक्स खोलते हैं तो उसके अंदर से उन्हें सबसे पहले डायरी मिलती है, जो इवाना की डायरी थी, यानी उसी लड़की की जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। डायरी में लिखा था कि इवाना के पेरेंट्स किसी न किसी हादसे में मारे गए थे। वो घर भी इवाना का था और ये बॉक्स भी। बॉक्स के अंदर जो इन्हें कैसेट मिली, जब ये लोग उसे चला के देखते हैं तो उसमें एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग था। सबको पसंद आया और सभी डांस करने लगे। डांस करते करते अचानक ही घर की लाइट चली गई और कुछ करने को था नहीं, तो ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं अपने घर पे बहुत सी कैंडल्स जलाकर। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि अचानक रात में उनके घर का मेन डोर खुल जाता है। एगस जो एम्बर का दोस्त है और इस घर का ओनर है, वो बाहर चेक करने जाता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। सब सोने के लिए लेट चुके थे। इस घर के हर कमरे में रेडियो टेलीकॉम्स लगाए गए थे ताकि हर कोई एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाए। एम्बर को अपने रूम के रेडियो टेलीकॉम के अंदर किसी की आवाज आती है, ऐसी जैसे वो उसे उसके रूम से बाहर बुला रही हो। एम्बर आवाज सुन के बाहर आ जाती है और बाहर आने पे एम्बर को सब कुछ ऐसा नजर आ रहा था जैसे उसकी नजर खराब ही ना हो। यहाँ उसके सामने जैसे एक फिल्म चलने लगी थी। उसे वो वक्त नजर आ रहा था जिस वक्त में इवाना अपने साथियों को बचाने के लिए इस घर में आई थी, यानी आज से कई साल पहले का वक्त। पता चलता है कि कहानी के पहले सीन में जहाँ जापानीज ऑफिसर ने इवाना और उसके फ्रेंड की तरफ गोली चलाई थी, तो वो असल में इवाना के फ्रेंड को लग गई थी। उसकी जान बचाने के लिए इवाना दोबारा उसे इसी घर के अंदर ले आई। उसने जान बचाने के लिए यहाँ के सभी इंडोनेशियन लोगों से मदद मांगी, जिनको अभी उसने बचाया था, जिन्होंने इवाना की कोई मदद नहीं की। अभी वो यही चीजें देख रही थी कि अचानक रूम से एम्बर का भाई बाहर आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर वो चौंक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो रूम में वापस जाकर लेट गई। ये सब उसका वियन था। रात में दोबारा उनके घर के दरवाजे खुले। इस टाइम पर उनका म्यूजिक प्लेयर भी चलने लगा था, जिसकी आवाज एगस की ग्रैंडमा को आती है। इसे बंद करने के लिए जब वो बाहर आई तो उन्हें अपने घर पे सर कटा स्टैचू दिखा, वही स्टैचू जो हम इनके साथ वाले घर की बेसमेंट में देख चुके थे। इसे देखते ही ग्रैंडमा डर कर वहाँ से भाग जाती हैं। वॉशरूम में अपने आप को लॉक कर चुकी थी, लेकिन जो कोई भी था
वो उनसे पहले ही वॉशरूम में आ चुका था। वो पीछे से ग्रैंडमा के सर को पकड़ लेता है। ग्रैंडमा को नजर आते हैं तो बहुत ही खौफनाक से हाथ जो एकदम से उनकी गर्दन को उसके सर से अलग कर चुके थे और ऐसे ग्रैंडमा मारी जा चुकी थी। आज ईद का दिन था, सब लोग जल्दी उठ गए थे। सभी देखते हैं कि उनके घर के बिल्कुल दरमियान में वही स्टैचू रखा है जिसे वो बेसमेंट पे छोड़ आए थे। एगस को लगा कि उसका भाई शरारत में उनके साथ प्रैंक करने के लिए ये स्टैचू यहाँ ले आया है। इस पे लोग ध्यान नहीं देते। मेनवाइल दूसरी तरफ एम्बर अपने साथ रात को होने वाले सारे वाकये के बारे में एगस के ग्रैंडपा को बताती है, जिन्हें उसकी बातों पे यकीन ही नहीं आ रहा था। खैर, अब ये लोग नाश्ता शुरू करते हैं और उससे पहले एक पिक्चर बनाने का डिसाइड करते हैं। इन्हें फील होता है कि उनकी यहाँ पे ग्रैंडमा है ही नहीं। सब उन्हें ढूंढने लग गए। उन्हें ढूंढते ढूंढते एम्बर एक बाथरूम के पास आ गई। उसे सब धुंधला नजर आ रहा था। उसने महसूस किया कि ग्रैंडमा के सर को उसकी बॉडी से अलग करके बहुत ही बुरे तरीके से मारा गया था। ये सब महसूस करके वो डर गई। उसे जोर से चीख मारी। उसकी आवाज से सब यहाँ आते हैं और ग्रैंडमा की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं। ये काम कौन कर सकता था? केस को सॉल्व करने के लिए वो पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन पुलिस भी बॉडी की ऐसी हालत देखकर घबरा चुकी थी। इस टाइम तो बॉडी के ऊपर बहुत से कीड़े भी चढ़े हुए थे। उससे डर कर वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपनी फोर्स को बुलाने के लिए कांटेक्ट करते हैं। वो यहाँ से खुद भी जाना चाहते थे, लेकिन बारिश की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। देखते ही देखते रात हो गई और आधी रात में दोबारा एम्बर को म्यूजिक चलने की आवाज आई। जैसे ही वो म्यूजिक प्लेयर के पास आती है तो इस वक्त दोबारा उसे सब क्लियर नजर आने लग जाता है और इवाना की कहानी एक मर्तबा फिर कंटिन्यू होती है। दिखाया जाता है कि इवाना जिन इंडोनेशियन लोगों को यहाँ बचाने आई थी, वही इंडोनेशियन लोग इवाना को इस लड़के से अलग कर देते हैं। वो तो उनसे मदद मांग रही थी, लेकिन यहाँ उल्टा इंडोनेशियन लोग ही उसे जोर जोर से मारते हैं। आज इवाना के साथ जो कुछ भी हो रहा था यहाँ प्रेजेंट में एम्बर के साथ घर के सभी लोग देख पा रहे थे। इवाना की दर्द भरी आवाजें और लोगों का ये मारना सब सुन पा रहे थे। सिर्फ यही नहीं, दीवार पे आए शैडो में उन्हें ये सब नजर भी आ रहा था। ये मारने वाले इंडोनेशियन लोग अब इवाना को जापानीज सोल्जर्स के हवाले कर देते हैं। उन्होंने अपने ही हमदर्द के साथ धोखा किया था। जापानीज सोल्जर भी यहाँ इवाना को खूब टॉर्चर करते हैं, अपनी गन से मारते हैं और गुस्से में इवाना सभी लोगों को कहती है, देखना मेरा हिसाब यही पूरा नहीं होगा। मैं अपने खून के एक एक कतरे का बदला लेने के लिए वापस जरूर आऊंगी और हर इंडोनेशियन और डच लोगों को मारकर अपने खून की प्यास बुझाऊंगी। ये बातें सुनकर जापानीज सोल्जर को गुस्सा आ जाता है और वो अब इवाना के ऊपर ऐसा बुरा हमला करता है कि उसका सर बॉडी से अलग हो गया। शैडो देखने वाले एम्बर और यहाँ सारे लोग ये देखकर डर गए। इन्होंने देखा कि जापानीज सोल्जर ने इवाना का सर उठाकर बाहर कुएं में फेंक दिया था, जबकि इवाना का जख्मी बॉयफ्रेंड इवाना की बॉडी को जैसे तैसे उठाते हुए यहाँ साथ वाले छोटे से बने घर की बेसमेंट पे ले गया। इवाना की लाश को छुपाने के लिए उसने बहुत सी मिट्टी इवाना के ऊपर लगा दी ताकि सबको लगे कि ये एक स्टैचू है। उसके बाद कपड़ा ढक के वो यहाँ से बाहर निकल आया। वो जापानीज सोल्जर से अपनी दोस्त इवाना का बदला लेना चाहता था, लेकिन वो जख्मी था, ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। जापानीज सोल्जर्स ने उसे ही मार दिया। यहाँ सब लोग जो शैडोज देखने में बिजी थे, इतने में ही दिखाया जाता है कि इवाना की सोल एगस के भाई को साथ वाले घर की बेसमेंट में ले जाकर बुरी तरह उसके सर को उसकी बॉडी से अलग करते हुए मार देती है, ऐसे ही जैसे उसने ग्रैंडमा को मारा था। ये देखकर सब बुरी तरह डर जाती है और आकर पुलिस वाले की वैन में बैठ जाते हैं। ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश में थे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। उन्हें यहाँ पे इवाना नहीं रोका हुआ था, क्योंकि अब कार की रेडियो पे ये लोग इवाना की आवाज सुन रहे थे। सिर्फ यही नहीं, इवाना अब अपने खून से लथपथ हाथ गाड़ी के चारों तरफ लगा देती है और ये देखकर ये लोग बुरी तरह डर जाते हैं। और अब इवाना एक और बंदे का मर्डर करते हैं। वो एगस की आंट को बिल्कुल उसी तरह मारती है जिस तरह उसने पहले 2 लोगों को मारा, सर को बॉडी से अलग करते हुए। इन सबको अब बहुत अपने बहुत करीब नजर आ रही थी। इन्हें पता था कि इवाना अब इन्हें भी मार देगी। अपने आप को बचाने के लिए ये लोग इस सिचुएशन से लड़ने का फैसला करते हैं। ये फैसला करते हैं कि ये इवाना के स्टैचू को जला देंगे और ऐसे शायद इन्हें इवाना की सोल से छुटकारा मिल जाए। अपने प्लान को सर अंजाम देने के लिए ये सब लोग बाहर निकलते हैं। सब लोग इवाना के स्टैचू को उठाकर कुएं के पास तक लेके आते हैं। पुलिस ऑफिसर इवाना के स्टैचू को तोड़ता है और सब मिलकर उसे कुएं के अंदर फेंक देते हैं। लेकिन इतने में ही इवाना की सोल यहाँ पर एम्बर और एम्बर के भाई दोनों को ही गले से पकड़कर हवा में लटका देती है। इन दोनों को बचाने के लिए उनके साथी ने इवाना की सोल के ऊपर पीछे से एक हथौड़े से वार किया, जिसकी वजह से इवाना की सोल के हाथ से ये दोनों ही छूटकर कुएं में गिर गए। यहाँ ऊपर से पुलिस वाला इनके पास एक लाइटर फेंकता है ताकि ये लोग इवाना की बॉडी को जला सके। इवाना, जिसे नजर बहुत कम आता था, वो बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे लाइटर ढूंढ पाती है
और जैसे ही उसे लाइटर मिल जाता है, इससे पहले कि वो इवाना की बॉडी को चला पाती, यहाँ कुएं के अंदर भी इवाना की सोल आकर उसके गले को पकड़ लेते हैं। यानी वो भी अब एम्बर का गला तोड़कर उसे मारने वाली थी, पर वक्त रहते ही यहाँ ये लाइटर एम्बर का भाई पकड़ लेता है और वो यहाँ पे इवाना की लाश को आग लगा देता है। दिखाया गया कि इवाना की सोल जल गई, शायद वो आजाद हो गई थी और फाइनली इन दोनों की जान उससे बच गई थी। इनकी जान बच गई थी, लेकिन ये लोग ज्यादा देर यहाँ नहीं रह सकते थे। सुबह होते ही ये सब अपनी पैकिंग करके यहाँ से निकल जाते हैं। एम्बर यहाँ इवाना की एक फोटो अपने पास रख लेते हैं। उनके इस घर से निकलने के बाद हम देखते हैं कि इस घर का म्यूजिक प्लेयर खुद ब खुद चल गया। साफ मतलब था कि खतरा पूरी तरह टला नहीं। या तो इवाना नहीं मरी या फिर इवाना के बॉयफ्रेंड की रूह अभी उसका बदला लेने के लिए यहीं कहीं रहती है। आगे क्या होने वाला था कोई नहीं जानता। इसी मिस्ट्री के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।